बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज क्या होगा, इनकी डिस्कवरी, ये सारी बेसिक सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में हमने आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ा था। आइसोटोप्स के लिए हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे और मैस नंबर डिफरेंट हो। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैस नंबर डिफरेंट हो, तो क्या आप देख के बताएंगे कि हाँ इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम है, इसका और कम हो गया? नहीं डियर स्टूडेंट्स, बल्कि इनके मैसेस को आप कैलकुलेट करेंगे। तो फिर याद रखिएगा कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करना और फिर उन डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेस को एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उस डिवाइस को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो फिर ऐसी डिवाइस जिससे आप आइसोटोप्स को सेपरेट करें, और सिर्फ सेपरेट नहीं कर सकते बल्कि सेपरेट करने के साथ साथ उन डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को एक्यूरेटली मेजर भी कर सकते हैं, तो उस डिवाइस को आप स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मीटर एक आला जिससे स्पेक्ट्रम बनेगा। वो स्पेक्ट्रम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, वेव फॉर्म, सिग्नल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक 21.3 में रखा जो बनता है वो है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको देख के घबराए नहीं, परेशान ना हो आप। बहुत आसान टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी आप अच्छा खासा ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस फिजिक्स के टॉपिक में ये सिर्फ चीज़ें तैयार करेंगे, ये वाली चीज़ें। अभी यहाँ पे मैथमेटिकल हम पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज़ें। ये डायग्राम आप पेपर में भी नहीं बनाएंगे और क्लास के टेस्ट में भी नहीं बनाएंगे। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझानी है। वो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो फिर ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, क्योंकि ये एक रफली सी डायग्राम बनाई गई है। ये भी वही डायग्राम है, जो कुछ वहाँ चलेगा वो भी यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्ट ली गई हैं। तो आप पहले यहाँ से समझेंगे, बहुत आसान डायग्राम है, फिर आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर से सुन लें, ये पेपर में नहीं बनानी, फिजिक्स के पेपर में ये नहीं बनानी अगर ये टॉपिक आता है शॉर्ट या लॉन्ग। ठीक है, बस इसको समझना है यहाँ से, फिर आपने ये सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी। बहुत आसान है, क्लियर? 2 दफ़ा मैंने रिपीट किया इसीलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में जो आपने डायग्राम डिस्कस की थी, देखी थी, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करते हैं, समझते हैं कि हमने क्या क्या बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है, और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि आपने तैयार करना होगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की तरफ आइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है। ये हमारे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब के स्टार्ट में देखें तो 2 स्लिट्स यूज़ की गई है। ये स्लिट ए है, ये स्लिट बी है। इन दोनों स्लिट्स के बिटवीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर। स्लिट ए और स्लिट बी के बिटवीन यहाँ पे क्या है, सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर। वो इसीलिए कि यहाँ पे आप सैंपल प्लेस करेंगे। वो सैंपल या तो लिक्विड की फॉर्म में होगा या सॉलिड की फॉर्म में। चाहे सैंपल लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में हो, उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब जैसे ही सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर में आएगा या आप प्लेस करेंगे तो यहाँ लगी हुई है 2 हीटिंग कॉइल्स। ये देखें, हीटिंग कॉइल, ये हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ये वेपोराइजेशन चैम्बर में सैंपल को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, उनको वेपोराइज करेंगे। तो यहाँ पे सैंपल क्या आएगा, वेपर्स की फॉर्म में बन जाएगा। अब वो वेपर्स इस स्लिट बी में से पास करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। ये स्लिट बी और स्लिट सी के बिटवीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर है। गौर करते जाएं, एक ही दफ़ा बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। तो स्लिट बी और स्लिट सी के बिटवीन ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब वो वेपर सारे यहाँ पे आ गए, आप एटम्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लगी होगी इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, उन वेपर्स या एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को अलग और पॉजिटिव को अलग, आयोनाइजेशन होगी ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको पॉजिटिव आयन चाहिए आगे लेके जाने हैं या फिर आपने नेगेटिव आयंस को आगे लेके चलना है।
ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की हुई है, बताऊंगा कन्वर्ट सैंपल इनटू आयंस, वो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो हम चाहते हैं पॉजिटिव आयंस को, इसीलिए हम इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर को क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, तो ये पॉजिटिव, देखें ऊपर मैंने चार्ज मेंशन किए हुए हैं, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पीछे यहाँ पे बचेंगे पॉजिटिव आयंस। यही तो हमें चाहिए थे। अब यहाँ से आगे जो गेम है ना वो सारी इस डायग्राम में है, लेकिन इससे पीछे की जो कहानी है वो इस डायग्राम में नहीं है, इसीलिए डायग्राम आपको समझाना ज़रूरी था। सही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गए हैं, पॉजिटिव आयंस। अब वो पॉजिटिव आयंस स्लिट सी में से पास करते हुए इस चैम्बर में आएंगे। ये चैम्बर कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, ये है आयन एक्सेलरेशन चैम्बर, यानी कि एक्सेलरेटेड चैम्बर है। यहाँ पे उन पॉजिटिव आयंस को एनर्जी मिलेगी, पुश मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, यूं समझ लें। अब यहाँ पे जरा गौर करें, वो एनर्जी कौन देगा डियर स्टूडेंट्स, स्लिट सी और स्लिट डी पे आपने पोटेंशियल अप्लाई करना है, पोटेंशियल अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझे, देखें ये पॉजिटिव, यानी कि इस स्लिट सी की इनर साइड पे देखें पॉजिटिव चार्ज है और स्लिट डी की इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में जैसे ही पॉजिटिव आयन आएगा तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, एनर्जी देगा, पुश मिलेगा, तो वो पॉजिटिव आयन आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो फिर स्लिट सी और स्लिट डी पे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, ये एक्सेलरेटेड चैम्बर है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल मिलेगा, पुश मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, यानी कि इसकी इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी इनर साइड पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, आगे धकेलेगा, और नेगेटिव उन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव आयन इस तरह से एक्सेलरेट करते हुए आगे जाएंगे। क्लियर। अब जब वो स्लिट डी में से पास करेंगे तो हो सकता है वो सीधे जाए, यानी कि वो यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे देखें मैग्नेट के नाम से आपको ये मैग्नेट नजर आ रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉजिटिव आयंस एंटर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी तो इनका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बेंड हो जाएंगे, जिस पाथ में पहले आ रहे थे अब वो अपने आप को बेंड कर लेंगे, पाथ इनका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कर्ड पाथ में बेंड हो जाएंगे। अब कर्ड पाथ में जैसे ही बेंड होंगे, यहां पे जरा गौर से समझना है, ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज जो आ रहे हैं वो डिफरेंट बेंडिंग होगी, उनके कर्वेचर डिफरेंट होंगे। ये नहीं कि सारे के सारे एक ही टाइम में नीचे आएंगे, ना 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 ना, क्योंकि सारों का मैस डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मैसेज जो होंगे आइसोटोप्स के मैसेज, वो डिफरेंट कर्वेचर बनाते हुए इस डिटेक्टर की तरफ आएंगे। तो स्लिट ई में से पास करते हुए डिटेक्टर में आएंगे, डिटेक्टर उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो आपके पास क्या होगी, पल्सेस होंगी ना, करंट पल्सेस। तो वो करंट पल्सेस जो है वो सारी की सारी डिटेक्टर भेजेगा एम्पलीफायर के पास। यहाँ पे हमने एम्पलीफायर लगाया हुआ है, एम्पलीफाई उस सिग्नल को, उन पल्सेस को एम्पलीफाई करेगा, बड़ा करेगा, बड़ा करके वो यहाँ भेजेगा, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, रिकॉर्डर, काउंटर। तो ये रिकॉर्डर जो है उन पल्सेस को रिकॉर्ड कर लेगा, काउंट कर लेगा, और यहाँ पे फिर आप ग्राफिकल डिस्प्ले देख सकते हैं इजीली और बता सकते हैं कि किन आइसोटोप्स के मैसेज वाले की अबेंडेंस ज़्यादा है और किन की कम है, तादाद किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्म में यहाँ से देखेंगे आप, पीक से अंदाज़ा लगाएंगे, पीक्स को देख के बता सकते हैं कि किसके या किस मैच वाले आइसोटोप की अबेंडेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। अब पीक को देख के कैसे बता सकते हैं वो मैं लास्ट में यहाँ पे भी शो करूँगा, लेकिन ये अभी मैंने आपको पूरा तरतीब बताई है, तरीका बताया कि ये काम यहाँ पे हो रहा है। अब ज़रा आपको क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। अब मैं जल्दी से रिपीट करने लगा हूँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कि रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट इधर उधर देख रहा हो, उसकी तवज्जो ना हो। तो फिर फटाफट रिपीट करता हूँ, फिर हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यही सारा काम जो मैंने यहाँ पे बताया है ना वो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो फिर ज़रा गौर से सुनिएगा।
हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब की दो स्लिट्स हैं ए एंड बी, उसके बिटवीन हमारे पास क्या है, सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर है। यहाँ पे सैंपल आप लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में प्लेस करेंगे तो ये हीटिंग कॉइल लगी हुई है, इनको हीट अप करेंगे तो वेपर्स बन जाएंगे। वो वेपर्स इस बी से स्लिट से पास करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये कौन सा है, बी और सी के बिटवीन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो नेगेटिव को इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ भेजेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, पीछे बचेंगे पॉजिटिव आयन। वो पॉजिटिव आयन इस स्लिट सी में से पास करते हुए इस चैम्बर में आ जाएंगे। ये चैम्बर कौन सा है, एक्सेलरेटेड चैम्बर है। अब आयन यहां पे आ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जब यहां पे आएंगे तो फिर याद रखिएगा, यहां स्लिट डी और स्लिट डी पे आपने क्या किया हुआ है, पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। यानी कि स्लिट सी की जो इनर साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो स्लिट डी की इनर साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव प्लेट या स्लिट की जो इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज है वो उन पॉजिटिव आयंस को पुश देगा, रिपेल करेगा, तो वो जाएंगे आगे। इधर से नेगेटिव प्लेट है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब उन पॉजिटिव आयंस को एनर्जी मिल गई है, पुश मिल गया है, पोटेंशियल मिल गया है, तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। याद रखें यहाँ पे क्या मिल गई है, एनर्जी। यहीं से मैथमेटिकल यहाँ पे स्टार्ट करूंगा कि इन आयंस को एनर्जी मिल गई है, तो यहीं से फिर पहली इक्वेशन मैथमेटिकली स्टार्ट होगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे उनको एनर्जी मिली वो आगे एक्सेलरेट करेंगे, स्लिट डी में से पास करेंगे, स्लिट डी में से पास करने के बाद वो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा उन आयंस के ऊपर, और जिसकी वजह से वो अपना पाथ चेंज कर लेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हर एक का कर्वेचर डिफरेंट होगा क्योंकि उनका मैस डिफरेंट है, और डिफरेंट टाइम्स में वो डिफरेंट मैसेज वाले जो आपके पास आयंस होंगे वो सारे के सारे इस स्लिट ई में से पास करते हुए डिटेक्टर में आएंगे। डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करने के बाद पल्सेस फॉर्म में, करंट पल्सेस की फॉर्म में वो एम्पलीफायर की तरफ भेजेगा। एम्पलीफायर उस सिग्नल को बढ़ा करके किधर भेजेगा, रिकॉर्डर के पास। रिकॉर्डर उनको काउंट करेगा कि किस मैस वाले आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। तो वो आप एक ग्राफिकल डिस्प्ले में ऑब्जर्व करेंगे पीक्स को देख के कि किसका अबंडेंस या तादाद काउंट्स ज़्यादा है और किसके कम है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप इजीली आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और उन डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को एक्यूरेटली, उनका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं या उनका मैसेज एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आसान से आसान डायग्राम। जो कुछ मैंने बताया ना वो अब यहाँ पे चलेगा और उसका मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलें भी फटाफट देखें फिर। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, सबसे पहले डेफिनेशन, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफ। और सिर्फ सेपरेट नहीं करते आइसोटोप्स को, बल्कि उन डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को एक्यूरेटली डिटरमाइन भी कर सकते हैं। तो ये है पहले डेफिनेशन। 2 नंबर के लिए इसको याद रखिएगा, लॉन्ग आएगा तो फिर इस तरह से आप लिखेंगे। अब ये स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर किस उसूल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका जो उसूल है उस उसूल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है। ये बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के काम नहीं कर सकता। तो फिर आप कहेंगे कि इट यूजेज, इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। देखें इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों होने चाहिए। तो फिर ये देखें, इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टू सेपरेट द आइसोटोप्स। सही है, आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए इसके उसूल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट वो भी प्रिंसिपल में आएगा, सेकंड पॉइंट, इट इज अ फिजिकल मेथड। ये कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड। ये भी पूछा जा सकता है। और अगर यहां पे आ जाए ना स्पेक्ट्रोमेट्री, तो वो टेक्निक बन जाएगी, वो फिर डिवाइस नहीं होगी। स्पेक्ट्रोमीटर आ जाए तो डिवाइस, स्पेक्ट्रोग्राफ आ जाए तो डिवाइस कहेंगे। अगर स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है तो फिर डियर स्टूडेंट्स वो टेक्निक बन जाएगी। तो फिर इट इज अ फिजिकल मेथड टू सेपरेट द आइसोटोप्स। ठीक है जी। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको जो चीज़ें वहाँ पे पता चली हैं वही आप सारी मेंशन कर दें। देखिए सबसे पहले स्टार्ट में क्या है आपके पास, वेपोराइजेशन चैम्बर। लेकिन आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, लेकिन आपकी डायग्राम में आपको वेपोराइजेशन चैम्बर नहीं है, डायरेक्ट आपके पास आयन सोर्स होगा। यानी कि वेपोराइजेशन चैम्बर,
आयोनाइजेशन चैम्बर और एक्सेलरेटेड चैम्बर, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हैं, इसके अंदर हैं। यहाँ ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। आपकी बुक में डायरेक्ट यहाँ से आयंस की बात की जाती है, आयंस। तो पीछे क्या कहानी थी, सैंपल लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में था, उसको फिर वेपर्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद वो आगे इलेक्ट्रॉन गन ने नेगेटिव को अलग किया, इसकी तरफ आए, फिर उसके बाद पॉजिटिव बचे, फिर उनको एक्सेलरेटेड फॉर्म में लेके गए, यानी कि अगले चैम्बर में लेके गए। यहाँ से फिर जो आगे की कहानी है ना, वो ये है। यहाँ ये पीछे वाली कहानी सारी की सारी इकट्ठी इसके अंदर बताई गई है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो डायग्राम आपको समझाना ज़रूरी था। तो यहाँ से डायरेक्ट आयंस की बात करेंगे, पीछे वो आयंस कहाँ से आए, कैसे बने, वो कहानी वहाँ पे बता चुका हूँ। क्लियर है ना? तो इसलिए वो डायग्राम डिस्कस की थी। तो स्टार्ट में देखें वेपोराइजेशन चैम्बर था, फिर आयोनाइजेशन चैम्बर है, उसके बाद वैक्यूम चैम्बर, ये जिसके अंदर फील्ड को आपने प्लेस किया हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लिखना चाहें तो एक्सेलरेटेड चैम्बर का भी यहाँ पे वर्ड कर सकते हैं यूज़, कंस्ट्रक्शन में उसको भी मेंशन कर सकते हैं। फिर हमने उसकी जगह लिखा हुआ है आयन सोर्स, यहाँ पे आप एक्सेलरेटेड चैम्बर लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद 2 स्लिट्स हमने यूज़ किए हैं, S1 एंड S2। यहाँ पे देखें तो ये 2 स्लिट्स की बात कर रहे हैं जो एक्सेलरेटेड चैम्बर के साथ हैं, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्लिट्स ये यूज़ की गई हैं, अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद डिटेक्टर है, वो भी आप उस डायग्राम में देख चुके हैं। एम्पलीफायर है, और फिर क्या है, रिकॉर्डर या काउंटर। ये आप कंस्ट्रक्शन में चीज़ें मेंशन कर देंगे कि इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट में चीज़ें लेके आएंगे तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि वही काम यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप भाई कन्वर्ट करेंगे सैंपल इनटू आयंस, सैंपल को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो आपकी आयंस मर्जी है कि पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव में मेंशन करें। तो हमें पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो डायग्राम में देखिएगा, जैसे स्टार्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, आयन सोर्स, यानी कि यहाँ पे सारे सैंपल्स के आयंस मौजूद हैं, पॉजिटिव आयंस ही आप कंसीडर करेंगे। अब पीछे वो आयंस आए कैसे, वो सारा कुछ इसमें नहीं बताया गया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयंस। वो कोई भी सैंपल हो सकता है, उसके पॉजिटिव आयंस हैं। आपकी बुक ने लास्ट में नियॉन के आइसोटोप्स की बात की है, वो भी मैं एंड पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि ये हमारे पास यहाँ पे किसी भी सैंपल के पॉजिटिव आयंस हैं। अब ये आयंस मौजूद हैं। अब ये आयंस यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे, कैसे ऊपर जाएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। ये स्लिट लगी हुई है S1, ये स्लिट लगी हुई है S2, इन दोनों स्लिट्स पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। ये पोटेंशियल इनको क्या देगा, पुश देगा, एनर्जी देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, वही चीज़। ये देखें, ये 2 स्लिट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव आयन आएंगे तो वो एक्सेलरेट करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, वो आगे चलेंगे। तो फिर ये देखें, इन दोनों स्लिट्स पे आपने क्या किया हुआ है, ये आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। तो पॉजिटिव ये उन पॉजिटिव को नीचे से क्या करेगा, पुश देगा, रिपेल करेगा, वो पॉजिटिव आगे जाएंगे, और यहाँ से क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह उन पॉजिटिव आयंस को एनर्जी मिलेगी, या वो एक्सेलरेट करते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे ही वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर आएंगे, ये वैक्यूम चैम्बर है, इसके अंदर हमने परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डॉट डॉट हमने शो किए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड 2 तरह का होता है, एक क्रॉस वाला और एक डॉट वाला। क्रॉस का मतलब इन टू द पेज, वो भी परपेंडिकुलर ही होता है, और डॉट का मतलब आउट टू द पेज। डॉट का मतलब क्या है, आउट टू द पेज, या ये बोर्ड है तो आप बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। आपके क्योंकि पेज पे आप लिख रहे होंगे, मेंशन कर रहे होंगे, तो इसलिए आउट टू द पेज भी कह सकते हैं, आउट टू द प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉट वाला सारे का सारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव आयंस इस वैक्यूम चैम्बर में आएंगे तो यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया जो कि परपेंडिकुलर है, किसके, वेलोसिटी के। देखें यहाँ से यूं जा रहे हैं ना, तो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, और ये आप समझ लें मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बिटवीन अगर आप एंगल देखेंगे तो 90 बनेगा। समझाने के लिए आप यूं भी कह सकते हैं, मैं आसान से आसान करके समझाता हूं कि ये आपके पास वेलोसिटी है ना, ये V से वो जा रहे हैं, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें दोनों के बिटवीन एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है आउट टू द पेज। अब यहाँ पे लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते ना, या मैं कहूँ लाइन ड्रा हो जा, नहीं हो सकती। तो ये आउट टू द पेज आपकी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये देखें ये उन पॉजिटिव आयंस की वेलोसिटी है। तो V और B आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर, B और V क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है।
तो अब डियर स्टूडेंट जैसे ही वो आयंस इस वैक्यूम चैम्बर के इस फील्ड में आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे ही वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, क्योंकि वो उनका मैसेज तो डिफरेंट है। तो सारे आने वाले आयंस का जब मैस डिफरेंट है तो उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उसकी वजह से उनका पाथ, उनका कर्वेचर भी क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। अब जो लाइटर होंगे वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो हैवियर होंगे वो थोड़ा सा लेट डिफ्लेक्ट होंगे या उनकी बेंडिंग कम होगी, यूं आप समझ सकते हैं। सही। अब इनिशियली क्या होता है, इनिशियली अगर आप ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई करें तो ये सारे के सारे जो आयंस होंगे वो इस तरह से सीधे जा सकते हैं, ये इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही उनके ऊपर एक्सर्ट होगी तो उनका कर्वेचर, उनका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उनकी बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी और वो सीधा इस तरह से बेंड करते हुए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है तो वो जितनी ज़्यादा करेगी उतना जल्दी ये अपने आप को बेंड करेंगे, कर्ड पाथ में बेंड करते हुए इस डिटेक्टर की तरफ आएंगे। तो अब देखें ये दोनों यहाँ पे डिटेक्टर में आ रहे हैं, तो डिटेक्टर इनको क्या करेगा, डिटेक्ट। अब आपकी बुक में यहाँ तक डायग्राम है, फिर यहाँ से आगे देखें वो पल्सेस करंट के फॉर्म में यहाँ एम्पलीफायर की तरफ जाएंगे। आगे आप एम्पलीफायर लगा सकते हैं, फिर वो एम्पलीफायर इधर भेजेगा रिकॉर्डर के पास, रिकॉर्डर उनको पल्सेस की फॉर्म में यहाँ ग्राफिकल शो करेगा, वो एक स्पेक्ट्रम बनेगा ग्राफ की सूरत में, वेव फॉर्म की सूरत में, सिग्नल की फॉर्म में, जिनकी पीक्स को देख के आप बता सकते हैं कि किस मैसेज वाले की अबंडेंस ज़्यादा है और किस मैसेज वाले आइसोटोप की अबंडेंस कम है। बस इतना सा काम था। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स डायग्राम। अब ज़रा क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये है, मैं ज़रा टाइम देख लूँ। क्वेश्चन ये है, हाँ जी अभी रहता है। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये इस तरफ ही बेंड क्यों हुए हैं, यानी कि जो आपके पास आयंस आ रहे थे वो इस तरफ ही क्यों बेंड हुए, इस तरफ क्यों नहीं गए। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस तरफ भी जा सकते हैं। वो आप चेक करेंगे यहाँ पे जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है इनके ऊपर, वो इस तरफ लग रही है या इस तरफ लग रही है, आप चेक करेंगे। कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट भी हैंड भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लेमिंग राइट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। अब ज़रा यहाँ पे मैं दोनों हैंड यूज़ करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें जी, पहले मैं आपको राइट हैंड से समझाता हूँ। ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव आयंस ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आयंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आपके पास ये क्या है, फिंगर, स्टेप फिंगर, वेलोसिटी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट कर लें। फील्ड क्या है, आउट टू द पेज, आपकी तरफ। तो ये फिंगर क्या होती है, फील्ड बताती है। तो ये मैं सारा कुछ सिखा चुका हूँ पहले के चैप्टर्स में। तो ये आपकी तरफ मैं करने लगा हूँ, ये देखो, ये आपकी तरफ हो गई, हो गई। और इधर क्या जा रही थी, वी, तो ये है वी की फिंगर, दोनों सेट कर लें। ये देखें जी, बी आउट टू द पेज है, आपकी तरफ आ रहा है आउट टू द पेज, ओके हो गया। ये क्या है, वी, वेलोसिटी ऊपर, तो ये वेलोसिटी, ये बी आपकी तरफ। थंब को छोड़ें, थंब आपको फोर्स बताएगा। तो देखें फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इसीलिए ये बेंड इस तरफ हो रहे हैं। क्लियर। अब अगर आप लेफ्ट लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। देखें बी क्या है, आउट टू द पेज, तो लेफ्ट में ये बी है, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। इधर ये वी था, इधर ये लेफ्ट में बी होता है, तो बी आउट टू द पेज आपकी तरफ, ये हो गया, सही है, ये हो गया। अब है वी, वेलोसिटी, तो इस लेफ्ट हैंड में ये वी होती है, सेकंड वाली फिंगर, ये वी है। तो ये देखें बी आपकी तरफ और ये वेलोसिटी, थंब को छोड़ें, थंब बताएगा फोर्स। तो ये देखें फोर्स इस तरफ लग रही है। तो चाहे दायां हाथ लगाएं या बायां हाथ लगाएं, आपके पास बिल्कुल रिजल्ट सही आता है। फोर्स इसी तरफ लग रही है, तो फिर फोर्स जब इस तरफ लग रही है तो ये बैंड भी इसी तरफ ही होंगे। तो इसीलिए ये इस तरफ बैंड हो रहे हैं, इस तरफ नहीं हो रहे। अगर आप क्रॉस की फील्ड ले लें फिर आप चेक कर लें कि इस तरफ जाते हैं या इस तरफ जाते हैं। क्लियर है डायग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे स्लिट्स ने क्या दी, उनको एनर्जी दी, यानी कि पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है ना, तो ये उन आयंस को एनर्जी दे रहा है, पुश दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करते हुए इस वैक्यूम चैम्बर में आ रहे हैं। तो फिर यहीं से हम मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे कि इन पोटेंशियल ने इन आयंस को एनर्जी दी है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, वी उसी में आता है। तो फिर यहीं से हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का पहला रिलेशन यूज़ करते हुए मैथ्स का मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे या ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। तो फिर मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन से मैथमेटिकल स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल अप्लाई किया आपने, तो उसने इन आयंस को एनर्जी दी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यहीं से फिर आप फार्मूला लिखेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी कह लें या E इंटू वी कह लें, बुक वाली इक्वेशन। E क्या है, चार्ज,
ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, W/Q इज कॉल्ड V, यही होता है ना पोटेंशियल का फार्मूला, वर्क ओवर चार्ज। तो वर्क क्या है, एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। वर्क की जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो ये आगे एनर्जी, Q की जगह आप E लिख दें और ये V वैसे का वैसे, तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लियर। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ mv का स्क्वायर, ये v वेलोसिटी है, ये v पोटेंशियल है, क्लियर। और ये आ जाएगा आपके पास E इंटू वी। इस पोटेंशियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये आपके पास क्या है, v है। अब यहाँ से हमें चाहिए ये वेलोसिटी, हमें क्या चाहिए, ये वेलोसिटी। हमने मैथ्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से हमें v चाहिए। तो v स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू 2 इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2e इंटू वी पोटेंशियल, और ये m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई v के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें सिर्फ v चाहिए, v का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। मैं इसी में कर लेता हूँ ये। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो यहाँ से बचेगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2e इंटू वी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मास m। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें, अगर ये कर्ड पाथ में बेंड हो रहे हैं, कर्ड पाथ में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो चीज़ सर्कल में मूव करती है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है ना। तो अगर इनका पाथ देखें क्या है, कर्ड पाथ, सेमी सर्कल, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा किया है, जिसकी वजह से ये कर्ड पाथ में आ रहे हैं। तो फिर मैं कह सकता हूँ या लिख सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के क्या है, बराबर। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो होती है, आप जानते हैं मैक्सिमम QVB। Q की जगह डियर स्टूडेंट्स EB लिख सकता हूँ, E, यानी कि Q को हम E लिख सकते हैं। देखो ना, यहाँ Q था, E लिखा, तो अब इस Q की जगह E लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E। और आगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर r, क्लियर यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें, ये भी v है, ये भी v है, तो एक v से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा mv डिवाइडेड बाई r और यहाँ से बचेगा eb। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से डियर स्टूडेंट्स चाहिए b। तो ये देखें जी, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, या आप m को भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखें, m अपनी जगह पे रहेगा, ये r इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ERB। और ये वाला जो आपके पास v था, देखिए ना, m अपनी जगह पे, एक v से कैंसिल हो गया, यहाँ पे v बचा है, v क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आ गया, ये v वेलोसिटी है, क्लियर है। फिर से सुन लें, ये m अपनी जगह पे ठहरा है, ये r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ERB बन गया। यहाँ से एक v कैंसिल हो गया था, एक v बच गया, तो वो v वैसे का वैसे ठहरा है, क्योंकि इस साइड पे m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो v है ना, ये वाला v, इस v की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली v की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटे फिर ये देखें, m इज इक्वल टू ERB डिवाइडेड बाय, ऐसे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय v की जगह क्या लिखूं, v की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, इक्वेशन 2 वाली। तो ये है 2eV पोटेंशियल डिवाइडेड बाय m और होल की स्क्वायर रूट, ये मैंने पुट कर दी v की वैल्यू, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इधर भी m आ रहा है, इधर भी m आ रहा है, तो हमें तो एक m चाहिए। तो फिर इसका मतलब स्क्वायर रूट से इस m को पहले अलग करेंगे, तो हम अब लेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो लें जी स्क्वायर, इधर आ गया आपके पास m का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास e का स्क्वायर, r का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और नीचे डियर स्टूडेंट्स जो सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 2eV पोटेंशियल डिवाइडेड बाय m,
क्लियर जी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ज़रा गौर करें, ये m है ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा कि नहीं? देखो ना, ये डिवीजन है ना, ये ऐसे है, तो ये वाला m जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये m ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर m डिवाइडेड बाय ये 2e और ये v वैसे का वैसे। क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये m ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। बच्चों की तरह आप तकसीम करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, वो कर सकते हैं, जिसको समझ ना आए तो। अब डियर स्टूडेंट्स, एक m इस m से कैंसिल, और यहाँ पे एक e से कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है? नहीं होता। तो बाकी जो चीज़ बची है उसको लिख लें, m इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा एक e, ये r स्क्वायर एज इट इज़, और ये b का स्क्वायर एज इट इज़। और नीचे देखें तो आपके पास क्या रह गया है? नीचे रह गया है 2 और साथ में v रह गया। लो जी, ये आपके पास मैथ्स का रिलेशन आ गया, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि m का जो रिलेशन है वो b स्क्वायर के साथ क्या है? डायरेक्टली। तो m इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। और इसी तरह r स्क्वायर के साथ भी क्या आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। v के साथ रिलेशन क्या आ रहा है? इन्वर्स आ रहा है। तो ये वो मैथ्स का रिलेशन है जिसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज़ जो कि गिवन होंगी, r कर्वेचर उसको आप विजुअलाइज कर चुके होंगे, वो वैल्यू e की आप जानते होंगे, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा 1.6 × 10⁻19, और अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो साथ में प्लस आ जाएगा। बी, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। 2 आप कांस्टेंट जानते हैं। वी, पोटेंशियल किसने अप्लाई किया था? आपने ही पोटेंशियल अप्लाई किया था। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप मैथ्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो मैथमेटिकल रिलेशन था। यहीं से अगर आप चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी इस फार्मूले से इजीली कर सकते हैं। यहाँ से चार्ज ये खड़ा है, मैस ये ठहरा है, तो E/m इस फार्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी मैथमेटिकल डेरिवेशन जो इस टॉपिक की आपने तैयार करनी है। बस यही मैथमेटिकल फार्मूले तक आपने पहुँचना है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में दिया गया, ये आपको क्या बता रहा है? वही तरतीब जब यहाँ पे सिग्नल आएगा पल्सेस की फॉर्म में, तो ये उसको रिकॉर्ड करने के बाद एक, ये देखें, ये पीक्स नहीं आ रही, पीक्स आ रही हैं पल्सेस की, वेव फॉर्म की। तो इन पीक्स को देख के आप बता सकते हैं कि किस मैस के आइसोटोप्स के मैस डिफरेंट जो थे, उनके किस मैस वाले की अबेंडेंस ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, और किसकी कम है। तो फिर इन पीक से आप कैसे बताएंगे? ये है आपकी बुक में ग्राफ लास्ट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी का स्क्वायर, ये रिलेशन, और यहाँ पे देखिए उन मैसेज की अबेंडेंस को शो किया गया। तो मैंने लिखा हुआ है आउटपुट फ्रॉम किससे भाई? डिटेक्टर से। जो डिटेक्टर से आउटपुट आ रही है उसकी अबेंडेंस हमारे पास क्या है? वाई के अलॉन्ग। तो अब आपकी बुक ने ना यहाँ पे जो आइसोटोप्स लिए हैं वो नियॉन के लिए हैं। तो नियॉन के 3 आइसोटोप्स 20, 21 और 22 को दिखाया गया है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ से, यानी कि ये जो आपके पास ग्राफ है डिस्प्ले किया गया है, यहाँ से आप डिफरेंट आइसोटोप्स के अबेंडेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? 20 वाले की पीक्स क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब इसकी अबेंडेंस क्या है? ज़्यादा। किससे? 21 और 22 से। ये आप ग्राफिकल डिस्प्ले इस बात को शो कर रहा है कि भाई किन डिफरेंट आइसोटोप्स के, या मैसेज भी कह सकते हैं, उनकी अबेंडेंस ज़्यादा है और किसकी कम है, वो आप देखेंगे पीक से। तो आपकी बुक की लास्ट लाइन है, अगर मैं बुक दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, इसको मार्क भी कर लें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द लार्जर इज़ द पीक। लार्जर पीक इसकी है ना 20 वाले की। आगे क्या कहता है? द मोर अबेंडेंट इज़ द आइसोटोप्स। तो इस आइसोटोप की अबेंडेंस क्या है? ज़्यादा है, तादाद क्या है? ज़्यादा है, काउंट्स क्या है? ज़्यादा है। फिर उसके बाद 22 वाले के फिर उससे कम इसके हैं। तो जहाँ पे पीक्स आ रही होंगी उससे आप देख के बताएंगे कि किसकी अबेंडेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। तो बहरहाल ये किसकी ज़्यादा है जी? जिसकी पीक ज़्यादा है। तो वो कौन सा है? नियॉन 20 की। नियॉन 20 की जो है वो पीक ज़्यादा आ रही है, तो इसकी अबेंडेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस तरह ग्राफिकल डिस्प्ले के अंदर आप बता सकते हैं कि डिफरेंट आइसोटोप्स में से किसकी अबेंडेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
आज के इस टॉपिक की डिस्कशन बहुत ही आसान टॉपिक था, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था। सिंपल आप डेफिनेशन तैयार करेंगे, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे और साथ में आप डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम में आपको पता है जो कुछ हमने बताया बहुत डिटेल में बताया है। उसके बाद जो यहाँ पे पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था वो उनको एक्सेलरेट कर रहा था आइंस को, तो वहीं से आप मैथमेटिकल पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे आपकी पहली इक्वेशन आएगी आप इसको आगे सिंप्लीफाई करें, वी को निकालें। वी को कैलकुलेट करने के बाद आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर रही है, तो दोनों को बराबर करें। बराबर करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, एम को कैलकुलेट कर लें। एम के मैथमेटिकल फार्मूले में वी आ रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे जानते हैं क्वेश्चन 2 में, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, एक एम लेके आएंगे और वो जो एक एम होगा उसका फार्मूला ये बन जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बी के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ द बी के साथ डायरेक्ट आ रहा है। तो ये मैथमेटिकल आंसर होगा। उसके बाद आप लास्ट में ग्राफ बता सकते हैं। ये था आपका टॉपिक, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।